तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्राफ्स दिखाई देते हैं और एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ से आप ये कैलकुलेट कीजिए, या फिर सवाल दूसरा होता है कि एक सिचुएशन दे दी जाती है और उस सिचुएशन के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है। तो आज के इस लेक्चर में ये जो कमजोरी है, ये जो कमी है, इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे बेसिक और फंडामेंटल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है कि इंपॉर्टेंट टाइप्स के ग्राफ कैसे होते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन में आज की टाइटल लिख देते हैं हम लोग, और आज का टाइटल है सम इंपॉर्टेंट शेप्स या सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन फिजिक्स। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ इन फिजिक्स। तो फिजिक्स जब पढ़ी जाए और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला और कॉमन जो रिलेशन है, वो किसको लेकर बनता है? वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहां ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला टाइप है आपका स्ट्रेट, या फिर सबसे पहला हम बता देते हैं ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन। ग्राफ फॉर लीनियर इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आपके पास हो और आपसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाइए, तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो मैं दो चीजें आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज यहां बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स के अंदर आपको यह बात याद रखनी है कि जितने भी प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन होते हैं, जितने भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिजल्ट होते हैं, या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशंस होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हैं इस चीज को तो उसे कहते हैं अनुकर्मानुपाती संबंध। यानी कि अगर हम ये कहें कि y जो है x पर डिपेंड कर रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से है, तो याद रखिए इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप होंगे उन सब का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। उन सब का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कि अगर आप ऐसा ग्राफ चाहते हैं कि सर ऐसा ग्राफ बताइए जरा, यानी कि अगर ये y है और ये x है, तो ऐसा ग्राफ हो सकता है ओरिजिन से पास हो, ठीक है, हो सकता है कि इस तरह से गुजर रहा हो, ठीक, या हो सकता है कि इस तरह से हो, ठीक। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा यानी कि ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा बनेगा। पक्की बात? यहां तक अगर आपकी बात पक्की है तो आइए सबसे पहले समझिए कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ये m और c क्या होता है। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर ये जो m है इसको स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्लोप, ठीक है। स्लोप को ढाल कहते हैं हिंदी में। और c को हम लोग क्या कहते हैं? c को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। c को क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए। y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैं अगला पेज ले लेता हूं, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि आप ग्राफ बनाइए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका कोई ग्राफ बनाइए आप जरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप कहेंगे गुरुजी ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जो आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक, इसमें इसका मतलब ये होगा कि जो c का वैल्यू है वो 2 है, यानी कि आपका ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा? 2 पर कट करेगा।
आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहां पे टच करेगा, 2 पे कट करेगा। तो अगर इस तरह का ग्राफ मैं आपसे कहूं बनाने के लिए, तो ऐसा ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल हो जाएगा। आप जो है यहां पर जो है क्या लेंगे, यहां y लेंगे, ठीक है, और यहां आप x लेंगे और यहां दिखा देंगे ये आपका क्या है, ये 0,2 पॉइंट हो गया। आपकी जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और दोस्तों अगर मैं यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, दोस्तों अगर हम ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाए और ये एंगल अगर थीटा है और इस एंगल का आपने 10 निकाल लिया, 10 थीटा, दोस्तों इसी को m कहा जाता है। और ये m को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इस m को ही हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इस m को ही स्लोप कहते हैं, हिंदी में ढाल कहा जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन मित्रों लेकिन मोदी जी तो फ्रेंड्स कह रहे हैं आजकल। अब हाँ फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें कि मान लीजिए मैं आपको देता y इज इक्वल टू एक्स, तो आप ये कहते कि सर यहां c नहीं है, ठीक, यहां c नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कहां से पास होगा, ऐसा ग्राफ ओरिजिन से पास होता है, ऐसा ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाता है। ये बात याद कर लीजिए, इधर y है, इधर मेरा x है, तो ग्राफ कहां से जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है याद रखेंगे किससे पास होगा, जल्दी से बताइए, ओरिजिन से पास होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको 1 कहूं, ध्यान से समझिए, और मैं ये कहूं एक दूसरा ग्राफ आपको दे देता हूं, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू, बताइए 10x का ग्राफ बना के दिखाइए। तो याद रखिए जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा, हाँ जी, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका ग्राफ है वो किस तरफ झुक जाएगा, यानी कि उसका स्लोप बढ़ेगा और वो किस तरफ झुक जाएगा, वो y की तरफ झुक जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10x अगर आपको बनाना है तो बताइए, यहां पर ये कुछ ऐसा बना दिया आपने, तो ये y इज इक्वल टू x था और ये वाला क्या था, बोलिए जल्दी से, y इज इक्वल टू 10x हो गया। y इज इक्वल टू क्या हुआ, 10x। क्लियर हो गया। अब ऐसी वाली इक्वेशन का ग्राफ आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि आप ये वाला ग्राफ बना के दिखा सकते हैं क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ अ कार, वेलोसिटी ऑफ अ कार, किसी कार का वेलोसिटी दिया है मैंने और वो दिया है v इज इक्वल टू 5t प्लस 6। तो आप बनाइए, मैंने आपसे कहा ड्रॉ वीटी ग्राफ, इसका वीटी ग्राफ बना के दिखाइए, ठीक है, किसी स्केल पे नहीं बनाना है, बस आपको इसे रफ बनाना है, ठीक है, किसी स्केल पे नहीं बनाना है। तो मैंने कहा कि बताओ यार ये जो ग्राफ है कैसा बनेगा, तो आपने सिंपल तौर पे ये देखा, सिंपल तौर पे आपने क्या देखा कि भाई ये तो लीनियर इक्वेशन है, भाई v की पावर भी कितना है, 1 है, और t का पावर भी कितना है, 1 है। तो ऐसे ग्राफ को जब बनाया जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बोलिए क्या आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां c का वैल्यू कितना है, 6 है। तो ग्राफ कहां कट करेगा, y को कट करेगा 6 पर। तो बना के देखते हैं ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ बना के देखते हैं, जरा देखिए, ऐसा ग्राफ मैं ये बना के दिखा रहा हूं आपको, ऐसा ग्राफ मैं ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। ये हमने ये बना दिया, ये एक्सिस ये बना दी, ये एक्सिस मैंने ये बना दिया और ये एक्सिस मैंने ये बना दिया, ये v हो गया। पिछला वाला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था y एक्सिस पे किसको लेते हैं और x एक्सिस पर किसको लिया जाता है। y एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट आता है और x एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट आता है। तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पर, तो वेलोसिटी किधर आएगा, y पर, और टाइम किधर आएगा, x पर। उल्टा कर दोगे t को इधर, v को इधर, ग्राफ गलत बन जाएगा, तो ग्राफ आपका गड़बड़ हो गया। अब यहां देखिए स्ट्रेट लाइन तो बनेगा और साथ ही साथ ये भी देखिए कि यहां 6 पर काटेगा, तो ये 0,6 हो गया। तो 0,6 से एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से गुजार दीजिए, तो ये आपका ग्राफ आ गया है, ठीक है। अब ये स्लोप, क्योंकि हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो हो सकता है स्लोप कम ज्यादा आपको लग सकता है, तो ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा।
क्लियर हो गया? अब अगर ये बात क्लियर है तो मुझे एक बात समझाने की कोशिश कीजिए जरा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन देता हूं, एक एग्जांपल। मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन, वो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, S इज इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं टी क्यूब प्लस 2t प्लस 6, ऐसे मैंने लिख दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका कौन सा ग्राफ बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाइए इसका। क्या आप बना सकते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? आपने कहा गुरुजी बहुत सिंपल है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन ढूंढना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की दुनिया से, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट की दुनिया से एक्सेलरेशन की दुनिया में कैसे जाते हैं? डिफरेंशिएशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसका अवकलन कर देंगे, हिंदी में कहें तो, अंग्रेजी में कहें तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो v बराबर क्या होगा? d बाई डी टी। और s का वैल्यू कितना दे रखा है? बोलिए, t क्यूब, बोलो, प्लस 2t प्लस 6। कीजिए जरा इसका डिफरेंशिएशन। तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3t स्क्वायर। 2t का कितना हुआ? 2, और 6 का क्या हो गया? 0। लेकिन बात बनी क्या? नहीं प्यारे, बात नहीं बनी प्यारे, बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि अभी हमें एक्सेलरेशन नहीं निकाला। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताइए? ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt होता है, ठीक है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3t स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 6t, और 2 का कितना हो गया? 0। तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 6t के इक्वल आ रहा है। तो अब इसका ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल हो गया। ऐसे इक्वेशन का ग्राफ जब बने जाएगा तो इधर एक्सेलरेशन, इधर टाइम, क्योंकि c नहीं है यहां पर, तो ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा। तो खटाखट आप क्या कीजिए, एक लाइन बना दीजिए, एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए, तो ये ग्राफ हो गया आपका। ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये स्लोप हो गया, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। क्या पता चल रहा है इससे? जितने भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं वो ये बताते हैं कि प्रोपोर्शनल रिलेशन बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? बात करेंगे अब हम लोग, किसी भी ग्राफ में अगर स्लोप निकालने को बोला जाए तो स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक। तो चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई आप सबको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रिलेशन होगा या लीनियर रिलेशनशिप होगी तो ग्राफ की शेप कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन शेप ये बताती है कि किसी एक क्वांटिटी को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी में कैसा चेंज आ रहा है? यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है। कैसा? यानी कि जितना परिवर्तन, जितना चेंज पहले आया था उतना मतलब बराबर बराबर चेंज आएगा। कैसा चेंज आएगा? बराबर बराबर। तो अब जरा इस बात को याद कर लेते हैं। यहां हम लोग नोट करके एक बात लिखते हैं, एक बात नोट करके लिखी जाएगी मेरे साथियों, ठीक है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं भी बोल रहा हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने क्या सीखा? हमने सीखा ऐसा ग्राफ जो ओरिजिन से पास हो। तो ओरिजिन से कोई भी ग्राफ कब पास होता है बताइए? ओरिजिन से ग्राफ तब पास होता है जब c 0 होता है। और अगर मैं यहां अलग अलग लाइन बना दूं तो मान लीजिए ये पहली लाइन बना दिया, ये मैंने दूसरी लाइन बना दिया, ये मैंने तीसरी लाइन बना दिया। तो अगर आपसे कोई कहे कि इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m3 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि m1, m2 और m3 के बीच में क्या रिलेशन है? बता सकते हैं क्या आप? बताइए बताइए, बता सकते हैं क्या आप?
देखो जिस भी बच्चे का जो डाउट हो क्लास के एंड में आप पूछेगा, अदर देन जो भी चीजें हैं आपकी। यहां हमने क्या सीखा कि जो जो लाइन इधर की तरफ ज्यादा झुकी हुई होगी उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि इस वाले में बताइए जल्दी से क्या होगा, M3 बड़ा है किससे, M2 से, और बड़ा है किससे, M1 से। पक्की बात, बात पक्की हुई कि नहीं हुई? क्योंकि बात चाहे शादी की हो चाहे बात पढ़ाई की हो, पक्की अच्छी लगती है ना भाई। रिश्ता हो गया पक्का हो तो अच्छा लगता है। अब कच्चा कच्चा रिश्ता किसको अच्छा लगता है? तो पक्की होनी चाहिए, सारी बात पक्की होनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान से समझोगे, और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा भविष्य में भी आगे बताने वाला हूं, आज भी जो मैं बता रहा हूं, आप डेफिनेटली आप अपनी फिजिक्स में स्कोर कर जाएंगे, इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका। क्योंकि मैं आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है मैंने, मैं जान चुका हूं कि आप लोग कहां फंसते हैं। तो इसीलिए वो जो एसेंशियल टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिए दोस्तों। एक बात और मुझे आपसे करनी है, एक बात और करनी है। मेरे परम मित्र भी जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, और परम मित्र ये कह रहे हैं कि सर एक बात बताइए, अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए ये ऐसा ग्राफ कुछ बन जाए, ये इधर y है, इधर क्या है, x है, और गुरुदेव अगर ऐसा ग्राफ बन जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसे ग्राफ से हम क्या चीज निकाल पा रहे हैं? ऐसे ग्राफ से क्या चीज निकाल पा रहे हैं? ऐसा कोई ग्राफ बन जाए, देखिए ऐसा ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ही, ऐसा ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन इस ग्राफ से साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि मैं x को चाहे कितना भी बदल दूं, मैं x को चाहे कितना भी बदल दूं, y में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है वो आपकी एक्स हो गई, आपका कोई फ्रेंड है वो आपका एक्स हो गया, तो वो कितना भी बदल जाए, लेकिन भाई ने मन बना के बैठा हुआ है कि तू कितनी भी बदल जा मैं नहीं बदलने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसी सिचुएशन में ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। तो x को कितना भी बदल दो, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ऐसे ग्राफ का स्लोप, ठीक है, ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि यहां स्लोप कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फ्रेंड्स जब x बदलने को बोले तो, लेकिन यहां जो है बंदा कह रहा है कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा भाई साहब, मेरा स्लोप क्या है? 0 है। उसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी बदल लिया। पक्की बात? अब सुनिए जरा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मतलब एक्स बदल ही नहीं रही है लेकिन खुद बदलता जा रहा है, ठीक। मतलब ये वाई है मेरे फ्रेंड्स और ये एक्स है, ठीक है। हमने मोदी जी से सीखा कि फ्रेंड्स बोलना है। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा ग्राफ आ जाए अगर, तो इस ग्राफ में देखिए x को आप चेंज नहीं कर रहे, लेकिन y जो है धड़ाधड़ 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 बदलते जा रहा है। वैसे ये बात थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लगती, ये बात थोड़ी सी पॉसिबल नहीं लगती। मतलब अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट ले लूं, यहां टाइम ले लूं, तो टाइम तो बदल नहीं रहा है और डिस्प्लेसमेंट बदलते जा रहा है। थोड़ी सी फिजिक्स में ऐसे ग्राफ थोड़े से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होता है फ्रेंड्स, ऐसे ग्राफ का स्लोप इंफिनिटी होता है। ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अनंत यानी कि इंफिनिटी नॉट डिफाइन होता है। क्लियर हो गया? दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन ये स्लोप क्या है बताइएगा, बताइए बताइए बताइए। ये स्लोप क्या है? ये स्लोप बेसिकली वो एंगल का tan थीटा है। अगर थीटा एंगल है उसका टेंजेंट है, जो कोई भी लाइन कहां से बनाती है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है। किसके साथ? हॉरिजॉन्टल। तो यहां देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना? 0। tan 0 कितना होता है? 0। लेकिन क्या हो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, क्या हो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों,
मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरी बहन, एक एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर कभी मैं आपको ऐसा कोई ग्राफ बनाकर दे दूं, मैं कभी आपको ऐसा कोई ग्राफ बना के दे दूं, मान लीजिए आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करते समय या फिर आप स्कूल में हैं या फिर घर पर हैं और आपको कोई ऐसा ग्राफ मैंने दे दिया, ये एक लाइन मैंने यहां इस तरह से दे दी और यहां पर y है और यहां पर x है, मैं कह रहा हूं कि आप इसका स्लोप निकालिए। तो जब भी आपको स्लोप निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, कोई 2 पॉइंट पिक करेंगे। इस पर क्या करेंगे, कितने पिक करने हैं भाई साहब, 2 पॉइंट ले लो जरा। यहां पर एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, इसको नीचे की तरफ मिलाओ। मान लो ये कहां पर मिल रहा है, x1 पर। इसको नीचे की तरफ मिलाओ, मान लो ये कहां मिल रहा है बताइए, x2 पर। इसको इधर की तरफ मिलाओ, मान लो ये कहां मिल रहा है, y1 पर। इसको इधर की तरफ मिलाओ, मान लो ये कहां मिल रहा है, y2 पर। एक ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल बना लो, ये लो एक ट्राइंगल बन गया है। ये ट्राइंगल का ये वाला साइड क्या होगा, डेल्टा y, वो क्या होगा, y2 माइनस y1। समझ गए? अरे भाई एक बात बताओ, ये पॉइंट कहां टच हो रहा है, y2 पर। ये नीचे वाला पॉइंट कहां टच हो रहा है, ये वाला y1 पर। तो इतना क्या होगा, मेरे हाथ को देखिए, इतना क्या होगा, डेल्टा y, और डेल्टा y क्या होगा, y2 माइनस y1। अच्छा नीचे वाला पार्ट देखिए जरा, ये वाला, ठीक है, ये कितना होगा बताइए, ये होगा डेल्टा x, और ये कितना होगा बताइए, x2 माइनस x1। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ऐसे ग्राफ का स्लोप, ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या आता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यानी कि चेंज इन y अपॉन क्या करना है जल्दी बताइए, चेंज इन x कर देना है। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कर देना है। पक्का? बात पक्की हुई? बात पक्की होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आप स्ट्रेट लाइन अगर दे दी जाए तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। मान लो कभी कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मैंने ये ग्राफ बनाया क्यों, लेकिन बना दिया, दिल में ख्याल आ गया बनाना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, कुछ लोग जो है अभी भी ध्यान से नहीं देख रहे हैं चीजों को, उनको बाद में पता चलेगा कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए जरा, अगर कोई लाइन ऐसे आ जाए, कोई लाइन, प्यारे दोस्तों, कोई लाइन अगर इस तरह से दे दी जाए, ऐसे कोई लाइन है, और इस लाइन पर मैं 3-4 अलग अलग पॉइंट्स ले लेता हूं। फ्रेंड्स यहां पर मैं P पॉइंट ले लेता हूं, फ्रेंड्स मैं यहां पर Q पॉइंट ले लेता हूं, और यहां R ले लेता हूं, और मैं यहां S ले लेता हूं, PQRS। क्या जी? PQRS। तो अगर आपसे कोई पूछेगा PQ का स्लोप कितना होगा, आपसे कोई पूछेगा QR का स्लोप कितना होगा, और आपसे पूछेगा RS का जो है स्लोप कितना होगा, याद रखिए अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो किसी भी टुकड़े का स्लोप निकालिएगा वो सबका बराबर ही आएगा। तो यानी कि अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं, या अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं कौन से पार्ट का बताइए, PQ पार्ट का स्लोप निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा जल्दी से बताइए, वो QR के बराबर आएगा। और वो किसके बराबर आएगा, इसका स्लोप जल्दी से बताइए, वो किसके बराबर आएगा, RS के बराबर आएगा। लेकिन एक बच्चा सर कह रहा है सर PR का कितना होगा, अरे PR का भी उतना ही होगा भाई, नहीं समझे? अरे चाहे इतना पोर्शन ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे इतना पोर्शन ले लो, तो गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर QR का कितना आएगा, कोई बच्चा कह रहा है सर QR का कितना है, या PS का कितना आएगा, भैया PS का भी इतना ही आएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर QS का कितना आएगा, भैया QS का भी इतना ही आएगा। तो मेरे दोस्त ये समझो, और कोई बच्चा कह रहा है सर अगर मैं पूरी लाइन का निकाल दूं तो पूरी लाइन का भी इतना ही आएगा, यानी कि स्लोप जो है पूरी लाइन का भी इतना ही आएगा। तो याद कीजिए PS का भी इतना ही आएगा, ठीक है, PS का भी इतना ही आएगा, वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। बात समझ में आ गई सबको? बात पक्की नहीं हुई भी शायद।
कोई स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसके हर टुकड़े का, उसके हर पार्ट का स्लोप कैसा होता है? एक जैसा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। क्या है वो? स्ट्रेट लाइन पर है। पक्की बात? बात पक्की हुई कि नहीं हुई? चलिए, ये बात पक्की हो गई। एक और बात करते हैं फ्रेंड्स, एक और बात करते हैं। चलिए जरा एक और बात करते हैं। और एक और बात क्या करते हैं, अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, ऐसी सिचुएशन अगर दे दी जाए आपको, कैसी सिचुएशन दे दी जाए, जरा ध्यान से देखो। मैं ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। जो लोग समझने में सक्षम है वो समझो। ठीक, समझने की कोशिश कीजिए जरा इस बात को। मान लीजिए कुछ ऐसे ग्राफ मैं बना के दे देता हूं आपको, जैसे ये लाइन दे दिया मैंने, इसके साथ ही साथ मैंने ये लाइन दे दिया, इसके साथ ही साथ मैंने ये लाइन दे दिया। ये देखिए, 3 लाइन मैंने बना दी। यहां पर कितनी लाइन बना दी मैंने? 3। मान लेते हैं कि पहली वाली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप m2 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है? m3 है। तो याद रखिए, जब पैरेलल लाइंस आएंगी, कैसी लाइंस आएंगी? पैरेलल लाइंस आएंगी, तो उन पैरेलल लाइंस का स्लोप कैसा होगा? एक जैसा होगा। उन पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होगा? एक जैसा होगा। तीनों में अलग क्या है? y इंटरसेप्ट। ये y को यहां कट कर रहा है, ये y को यहां कट कर रहा है, ये y को यहां कट कर रहा है, लेकिन तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो याद करना है दोस्तों, इस सिचुएशन में तीनों लाइन का जो स्लोप होगा, तीनों लाइन का जो स्लोप होगा, वो स्लोप कैसा होगा? एक जैसा होगा। तीनों लाइन में जो स्लोप होगा वो कैसा होगा? एक जैसा होगा। बात पक्की हुई? बताइए, बात पक्की हुई ना? अगर ये बात पक्की है तो कुछ 2-4 बातें भी और भी याद करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, आप प्रॉमिस करते हैं मेरे से? तो प्रॉमिस करते हैं तो ये वाली बात याद करो जरा जल्दी से। सिचुएशन देखो जरा ध्यान से, सब लोग जरा सिचुएशन देखो। नोट देखिए, नोट, पहला नोट। आज मैं आपको नोट ही नोट दे रहा हूं, नोट ही नोट दे रहा हूं। ठीक, पहली सिचुएशन देखिए जरा क्या है। मान लो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ग्राफ का जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो, स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बन रहा है, ऐसा ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको। और ग्राफ कैसा बन रहा है? ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बन रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ में आप यहां लाइन बनाएंगे। बाबू भाई इधर एंगल चेक करेंगे। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चेक होता है। कैसे चेक होता है? एंटी क्लॉकवाइज चेक होता है। और अगर एंगल आपका लेस देन 90 है तो याद करना है, ऐसे ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? ऐसे ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे ग्राफ का स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात याद करनी है आपको। ठीक है, पीडीएफ तो बेटा आपको ऐप में मिल जाती है, वाईटी फ्री पीडीएफ करके उसके अंदर मिल जाती है। लेकिन अगर ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो, सुनिए सुनिए, बहुत लोग अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अगर थोड़ा सा शेप बदल देंगे तो क्या होगा। देखिए देखिए देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। घबराते क्यों हो? मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगा तो इनको बचा के मैं घर थोड़ी ना ले जाऊंगा। ये देखो ऐसा ग्राफ। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर ऐसे ग्राफ का स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए, 2 बातें याद रखिएगा। ऐसे ग्राफ में हमेशा एंगल चेक करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी एंगल कैसा है? एंगल लेस देन 90 है। तो स्लोप कैसा होगा? जल्दी से बताइए, स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं आपके लिए कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं? कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि गुरुजी एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा हो तो क्या होगा? मैंने बोला भाई कैसा होगा? बोले बना तो
आप बनाओ तो एक बार, हम बताते हैं। तो वो बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर ऐसा ग्राफ बनाओ, ठीक है। वो बालक जो है, नन्हा सा बालक, अपने घर का दीपक, वो कह रहा है कि गुरुजी ऐसा कुछ ग्राफ अगर हो जाए, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाए तब बताओ गुरुजी क्या होगा। ऐसा ग्राफ बताओ गुरुजी, ऐसे में क्या होगा, इसमें स्लोप कैसा है। याद रखिए, स्लोप के लिए हमेशा एंगल चेक किया जाएगा, और एंगल चेक किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर भी एंगल कैसा है, लेस देन 90 है, तो इस ग्राफ का स्लोप भी कैसा होगा, इस ग्राफ का स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है, इसका वाई इंटरसेप्ट कैसा है, इसका वाई इंटरसेप्ट कैसा है, जल्दी बताओ। इसका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसका y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है। इसने y को पॉजिटिव पर काटा, और इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट कैसा है, इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अंतर सिर्फ इतना है, बाकी जो है स्लोप दोनों केस के अंदर कैसा है, स्लोप दोनों केस के अंदर कैसा है, पॉजिटिव ही है। बात पक्की हुई कि नहीं हुई, बात पक्की हुई कि नहीं हुई, समझ गए स्लोप का चक्कर। तो आपके मन में एक सवाल है कि सर एक बात बताइए, नेगेटिव स्लोप कैसा होगा फिर। अगर ये सब पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होती है। मैंने कहा मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। देखिए अगला नोट देखिएगा, अगला नोट क्या है, अगला नोट समझते हैं प्यारे बच्चों, अगला नोट समझते हैं। नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होती है। मैं यहां ग्राफ बना रहा हूं, और ये ग्राफ मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं। देखिए नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कैसी होती है, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बना के दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आया है, ऐसा, ये लीजिए। इसमें ये पता चल रहा है कि जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। लेकिन प्रोपोर्शनल मतलब यूनिफॉर्म घट रहा है, एक बराबर घट रहा है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि यहां बताइए, मुझे बताइए कि ये एंगल कैसे चेक किया जाएगा। कुछ बच्चे ये वाला एंगल चेक कर लेंगे, गलत। एंगल हमेशा कैसे चेक किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में चेक किया जाएगा। एंगल हमेशा ऐसे चेक होता है, समझ आ गया। यहां जो एंगल है थीटा, मुझे बताइए क्या थीटा 90 से बड़ा नहीं है क्या, अरे बोलिएगा। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप कैसा होगा जी, स्लोप कैसा होगा जी, स्लोप नेगेटिव होगा जी। स्लोप कैसा होगा जी, स्लोप कैसा होगा जी, नेगेटिव होगा जी। बात पक्की हो गई। अब एक और लाइन में बना के दिखाता हूं आपको, एक और लाइन बना के दिखाता हूं। अगर मैं ऐसी लाइन बना दूं, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, एक दूसरा नोट लेते हैं जरा, एक दूसरा नोट ऐसे लेते, देखिए एक दूसरा नोट ऐसे लेते हैं। मैं आपके लिए जो लाइन बना रहा हूं उस लाइन की शेप कैसी है, वो लाइन की शेप ऐसी है, ऐसे जा रहा है वो, ऐसे ऐसे। तो यहां पर एंगल कहां से चेक करेंगे, कहीं हॉरिजॉन्टल के साथ चेक कीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज चेक कीजिएगा। यहां पर थीटा कैसा है जी, थीटा 90 से बड़ा है जी, तो स्लोप कैसा होगा जी, बताना तो पड़ेगा ना जी। स्लोप कैसा है जी, नेगेटिव है जी। बात पक्की हुई कि नहीं हुई, समझ गए कि कब स्लोप नेगेटिव होता है और कब स्लोप पॉजिटिव होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। आइए अब थोड़ा सा रिवील करते, थोड़ा सा और खजाने में से एक और चीज निकालता, ठीक है बच्चों। अगर मैं पढ़ाने पर आ जाऊं तो मैं ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दूंगा आपको कि मजा ही आ जाएगा, और पढ़ाऊंगा, किसी की रोक टोक थोड़ी ना है, पढ़ाऊंगा भाई। लेकिन पढ़ने के लिए यह बात याद रखिएगा, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है और रिवीजन का एक बहुत अच्छा प्लान आपके पास है, आप दुनिया में कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठोगे फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। गलती कहां हो जाती है,
गलती हो जाती है कि भाई समझ में तो आ गया, पर भैया वो कहते ना कि दिल में तो आया पर दिमाग में नहीं आया, है ना। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा कि क्या हुआ भाई, तेरा शादी का रिश्ता आया था, कह रहा था दिल में तो आई, दिमाग में नहीं आई। तो दिमाग में आना जरूरी है, तो इसलिए रिवीजन करते रहिए। अब जरा सुनिए मेरे दोस्त, हम बताते हैं कि किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। फ्रेंड्स, ये सवाल है मेरा आपसे, किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। किसी भी ग्राफ का स्लोप बेसिकली क्या बताता है, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ग्राफ अगर आप बना रहे हैं और आप वो ग्राफ y और x के बीच में बना रहे हैं, तो किसी भी ग्राफ का स्लोप इस बात को बताता है कि y में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हुआ, है ना। और अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो स्लोप होगा वो होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसी को आप कहते हैं dy बाई dx। क्या कहते हैं इसको हम लोग, dy बाई dx कहते हैं इसे। क्लियर हो गया। अब हाँ, ठीक कह रहे हो यार आप, इतना गणित आता तो पढ़ने की क्या जरूरत थी। सीधा सीधा बताओ, हमें नहीं पता गणित वणित का मतलब। मैंने कहा अगर तुम्हें गणित वणित मैथ से कोई लेना देना नहीं है, तो जब भी मैं बोलूंगा कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है y पर क्या कौन सी क्वांटिटी है, उसको डिवाइड कर देना है किससे, x वाली क्वांटिटी से, जो भी बनेगा वो आ जाएगा। आप बोलो समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बताओ, तो जमूरे हाजिर है एक एग्जाम्पल। सुनिए जरा, देखिए अगर मैं ये बताऊं आपसे, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए स्लोप क्या बताता है। पहला ग्राफ कौन सा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है जल्दी बताइए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैंने आपसे क्या कहा, y पे जो कुछ है उसको x से डिवाइड कर दो। y पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट, x पे कौन है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होगा। पक्की बात। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ और दे देता हूं, मैं आपसे, मैं एक ग्राफ दे देता हूं वीटी ग्राफ, ये लीजिए, मैंने एक और ग्राफ दे दिया, वीटी ग्राफ दे दिया, वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ दे दिया। मैंने कहा बताओ इस ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है जल्दी बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या बताएगा, इसका स्लोप किसके बारे में बताएगा बताइए, इसका स्लोप बताएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्या बन गया, एक्सेलरेशन। क्या बन गया जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन। हिंदी में कहते हैं त्वरण। ठीक, अच्छा समझ गया क्या सोच रहे हो दिमाग के अंदर। ये लो, अगर ग्राफ किसके बीच में, V और I के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में है, ठीक है, ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट है, तो बताइए इसका स्लोप क्या बताएगा भाई। इसका स्लोप वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा,
इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा? इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, और वो क्या होगा? वो होगा रेजिस्टेंस। क्या होगा? वो रेजिस्टेंस। बात पक्की हुई कि नहीं हुई? अरे बात पक्की हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि जब भी आपको स्लोप पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा है, तो आपको y में जो क्वांटिटी होगी उसको x वाली क्वांटिटी से डिवाइड करके देख लीजिएगा। जो कुछ बन रहा होगा वही कुछ स्लोप बता रहा होगा। ठीक? अब ये तो था डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला ग्राफ। अब इस ग्राफ से जो हमने सीखा, आप उसको अप्लाई करके दिखाइए जरा मुझे। ठीक है, मुझे अप्लाई करके दिखाइए जरा। मैं ये कह रहा हूं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ी है क्या? आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो क्लास 12th में एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहां जो है एक इस तरह की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है वो कहता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है वर्क फंक्शन, और ये होता है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हमें पता है एनर्जी को हम एच न्यू लिखते हैं, वर्क फंक्शन को हम क्या लिखते हैं? वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं ईवी नॉट। ईवी नॉट का मतलब होता है, यहां वी नॉट किसको बता रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अगर मैं इस इक्वेशन का शक्ल बदल दूं, इस इक्वेशन का रूप बदल दूं, मैं लिखने लगूं ईवी नॉट किसके बराबर होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होगा। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, एच अपॉन ई, नाराज मत हो जाना, न्यू माइनस ये एच न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, और मैं आपसे कहूं कि वी नॉट को मैं क्या कह रहा हूं? वी नॉट को कह रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जल्दी बताइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं निरोधी विभव। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, न्यू को क्या कहते हैं? इस न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या है? ये एच प्लैंक कांस्टेंट है। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और न्यू नॉट को क्या कहते हैं? न्यू नॉट को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आप सिर्फ इसको एक इक्वेशन की तरह देखिए, और अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरह देखिए, और अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो सिर्फ देखिए। अब सवाल यह है कि ग्राफ बनाकर दिखाइए। ग्राफ बनाकर दिखाइए। किस किस का ग्राफ बनाकर दिखाइए? स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाइए। क्या ग्राफ पूछ लिया तुमसे? तुमसे ग्राफ पूछ लिया कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान से समझो, तुमसे पूछ लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होगा, और जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ से क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो भी बताने हैं। सवाल बहुत बढ़िया है, मजेदार सवाल है। आइए जरा फटाफट यहां देखिए। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि मैं भैया ऐसे एक एक्सिस ऐसे बनाऊंगा। ध्यान से समझो भाई, मैं एक एक्सिस ऐसे बनाऊंगा, देखो एक एक्सिस ऐसे बनाऊंगा, और एक एक्सिस मैं ऐसे बनाऊंगा। ये लीजिए मैंने दो एक्सिस बना दी। अब मेरे सामने एक सवाल है, एक यक्ष प्रश्न है कि मैं y पर किसको लूं और x पर किसको लूं। तो मैंने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। तो मुझे y पर किसको लेना है? मुझे y पर लेना है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, डिपेंडेंट क्वांटिटी को, और x पर किसको लेना है? फ्रीक्वेंसी को लेना। यहां तक बात समझ में आ गई? y और x ढूंढ लेना है।
कौन डिपेंडेंट कौन इंडिपेंडेंट। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर आपने दोस्तों अगर आपने स्टॉपिंग को y पर लिया है, फ्रीक्वेंसी को न्यू पर लिया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक बहुत जो है अदना सा अध्यापक, एक छोटा सा अध्यापक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि v नॉट की जगह y लिख के देख लो। एक बार थोड़ा सा चश्मा लगाओ। चश्मा लगाया, हमने देखा कि v नॉट को मैं y पर ले रहा हूं, मुझे नहीं पता ये h अपॉन e क्या है, लेकिन न्यू को मैंने x कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है y इज इक्वल टू समथिंग x समथिंग c, यानी कि ये जो समथिंग है इसको मैं c कह देता हूं और ये जो समथिंग है उसको मैं m कह देता हूं। ये कैसी इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट कहां है? ये देखिए c कितना है? नेगेटिव है। तो यानी कि लाइन कहां पर काटेगी? y को कट करेगा, नीचे कट करेगा, यानी कि यहां कट करेगा कहीं ना कहीं। ठीक, इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ ऐसे बनता है। तो मेरे प्यारे, अब टेंशन खत्म। जी हां, टेंशन खत्म हो गई। सीधी लाइन बना दूंगा यहां पर। मेरे दोस्त, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे दोस्त इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? टेन थीटा। मेरे दोस्त कंपैरिजन कर ले, टेन थीटा स्लोप है तो मेरे दोस्त इक्वेशन से देख, ये जो क्वांटिटी लिखी गई है मेरे दोस्त यही तो स्लोप है। तो स्लोप है h अपॉन ई। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? e इंटू टेन थीटा। मेरे दोस्त किताबों में देख लेना ये सवाल कितनी बार आया है। मेरे दोस्त ये पूछेगा कि ये पॉइंट कौन सा है? मेरे दोस्त ये वो पॉइंट है जहां y 0 हो गया, जहां y 0 हो गया। मेरे दोस्त y का मतलब अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो मेरे दोस्त ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? न्यू नॉट के बराबर आएगी। तो मेरे दोस्त ये न्यू नॉट है। क्या है ये? न्यू नॉट है। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कट करेगा। मेरे दोस्त ये y इंटरसेप्ट क्या था? मेरे दोस्त ये y इंटरसेप्ट था h न्यू नॉट अपॉन e। लेकिन मेरे भाई, मेरे छोटे भैया, h न्यू नॉट को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो याद कर लो ये कहां पर काटता है? माइनस फाइव नॉट अपॉन e पर काटता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन को नहीं समझते तो ये ग्राफ आपको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता था, लेकिन वो व्यक्ति समझा सकता है जिस व्यक्ति ने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाया हो। तो आज के बाद कोई भी ग्राफ अगर आपको मिले तो आप उसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, है ना? ग्राफ बना भी सकते हैं और ग्राफ बनाकर कुछ निकाल भी सकते हैं। तो ये था स्ट्रेट लाइन की प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए फिजिक्स में कहां कहां यूज होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये कहां यूज होगा? ये उस जगह पर यूज होगा जिस जगह पर आपको अंदाजा भी नहीं है कि यहां ये छोटा सा कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो बूंद बूंद से सागर बनता है, और समुद्र अगर आपको अपने मन के अंदर बनाना है, समुद्र है ना, समुद्र सागर बनाना है, ठीक है? तो छोटे छोटे कतरे इकट्ठे करते रहो, कॉन्सेप्ट सीखते रहो, एक दिन आपका ज्ञान बहुत ऊपर चला जाएगा। चलिए अब समझते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर रिलेशन हो तो ग्राफ कैसा बनता है। सुनिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का ग्राफ कैसे बनता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन किसको कहते हैं? फिजिक्स में कहते हैं कि अगर y और x दोनों ऐसे हों, y और x दोनों ऐसे हों, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैं x को बढ़ाऊंगा तो y क्या होगा, घट जाएगा, और अगर मैं x को घटाऊंगा तो y क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ग्राफ का शेप कैसा आता है, ऐसे ग्राफ का शेप कुछ इस तरह का आता है। देखिए जरा ध्यान से समझो सब लोग, ऐसे ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं जल्दी बताइए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम याद कर लीजिए शेप का नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो शेप का नाम कैसा है, क्या नाम है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये रिलेशन कब बनते हैं, ये रिलेशन बनते हैं जब इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा, इनवर्स। यानी कि दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि यहां पर y और x का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ये भी तो कह सकते हो ना, ये भी तो कह सकते हो कि y और x का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। y और x का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। लो मैं इस कांस्टेंट को k कह देता हूं, लो मैं इस कांस्टेंट को क्या कह देता हूं, k कह देता हूं। अब जरा एक बात बताओ दोस्तों, आप याद रखिए, कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है, कितनी खुशी हो रही है मुझे आप सबको ये सिखाते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये सब चीज सीख गए तो आने वाले पेपर के अंदर आप धमाका करोगे, धमाल करोगे। ये लीजिए, 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिए मैंने। कितने हाइपरबोला बना दिए, 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दिए। मैं ये कहता हूं कि तीनों अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो तीनों के लिए y इंटू एक्स कॉन्स्टेंट रहा होगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट k है तो मान लेते हैं इस सिचुएशन में k1 है, इसमें k2 है और इसमें कितना है, k3। तो ऊपर किसका ग्राफ आएगा, ऊपर किसका होगा बताइए, ऑर्डर बताइए। k1 k2 k और k3 के बीच में क्या रिलेशन होगा, याद रखिएगा, जिसका जो ऊपर होगा यानी कि k1 बड़ा है, k2 क्या है, छोटा है, और k3 उससे भी छोटा है। मैं आपको थोड़ा सा यहां कंफ्यूज कर देता हूं। कैसे, मैं ये कहता हूं कि yx इज इक्वल टू 7 है और yx इज इक्वल टू 2 है, तो इन दोनों का ग्राफ बताइए। मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। मैं यहां 2 ग्राफ बनाता हूं और मुझे आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है, आपको ढूंढ के बताना है भैया, मुझे बताना, ठीक है, मुझे बताना कि अगर मैं ये 2 ग्राफ ऐसे बना रहा हूं तो इनमें से पहला वाला कौन सा और दूसरा वाला कौन सा है। पहला वाला कौन सा है, गैस करो। पहला वाला होगा ये जो दूर दूर जाएगा, उसका k क्या होगा, बड़ा। जो पास पास आएगा उसका k क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब ये पहला वाला कौन सा है, ये वाला ग्राफ कौन सा है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू 7, और ये वाला ग्राफ कौन सा बताइए, y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। पहचान कर लोगे, ये पहचान कर सकते हो आप, समझ आ गई। तो ये ग्राफ कौन सा है जी, क्या बोलते हैं जी इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ कब बनता है जी, बताइए जल्दी से। ये ग्राफ बनता है जब इनवर्स रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन, इनवर्स। आइए जरा एक और बात समझिए, एक और बात समझिए आप। अब एक बच्चे ने कहा कि सर अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, सर अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, और सर अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x क्यूब के, तो बताइए सर इन तीनों के ग्राफ कैसे बनेंगे। मैंने देख भाई बनेंगे तो वैसे ही, क्या बनेंगे तो वैसे ही, कौन से वाले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाले। लेकिन कौन सा ग्राफ कैसा ऊपर जाएगा किसका नीचे जाएगा, तो इसके लिए एक लॉजिक याद करना पड़ेगा। करें लॉजिक याद, चलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, समझदार आदमी की तरह सोचिए,
x का स्क्वायर है, तो जब मैं x को कम करूंगा तो यहां y ज्यादा घटेगा ना, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन। और सबसे ज्यादा कहां घटेगा, थर्ड के कंपैरिजन में। तो भाई बस यही तो कॉन्सेप्ट लगाना है, यही तो दिमाग लगाना है। और आज के बाद याद रखिए, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो नीचे आएगा। क्या बोलो मेरे साथ, जिसकी पावर ज्यादा वो किधर आएगा, नीचे आए। तो पहले एक फ्रेश लाइन बना दो, पहले एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो। बना दिया, फिर एक और बना दो। अच्छा, दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे भी एक दूसरे को। फिर एक तीसरा बना दो, दूसरे वाले को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, तीसरे वाले को थोड़ा ऐसे बनाते हैं। पहचानो कौन किसका है, पहचान करो जल्दी से, कौन किसका ग्राफ है। क्या याद कराया मैंने, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज मत हो। ऐसे देखो इसको, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही थे, ऐसे देखो इसे। पहला वाला देखो, ये दूसरा वाला देखो, ये तीसरे वाला देखो। लो अब पहचान करो, बताओ कौन सा किसका है। मैंने अभी क्या बताया आपको, इधर देखना है लास्ट में। कहां देखना है, कहां देखना है, जिसकी पावर ज्यादा वो नीचे, जिसकी पावर ज्यादा वो नीचे। तो सबसे नीचे कौन है, ये वाला। तो ये कौन किसका ग्राफ है बताओ, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x क्यूब। ये किसका ग्राफ है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। ये किसका ग्राफ है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बात पक्की हो गई, पक्की हुई कि नहीं हुई। अब ये चीज फिजिक्स में काम आती है, कैसे कैसे कैसे, सुनिए सुनिए, क्लास 11th में आप पढ़ोगे या पढ़ चुके हो। एक होता है आइसोथर्मल इक्वेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं समतापीय। क्या इक्वेशन होती है इसकी, इसकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक होती है एडियाबैटिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है रुद्धोष्म। एक होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब मैं कहता हूं कि दोनों का पीवी डायग्राम बनाओ, दोनों का पीवी डायग्राम बनाओ, दोनों का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाओ। एक ही पे बनाना है भाई, अलग अलग यूज नहीं करने भाई, ठीक है। चलो मान लो यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये ऐसे देखो, P इंटू वी कॉन्स्टेंट है, P इंटू वी की पावर कॉन्स्टेंट है, तो शेप तो दिमाग में आ गई। शेप कौन सी बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यानी कि अब ध्यान से समझो, मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दो हैं, अलग अलग बनेंगे। अलग अलग क्यों बनेंगे, क्योंकि यहां v की पावर क्या है, गामा है। अब बताइए कौन किसका ग्राफ है, बताइए भाई। यहां पावर कितनी है, यहां पावर कितनी है, 1। और याद रखो गामा 1 से बड़ा होता है, गामा क्या होता है, 1 से बड़ा। तो यहां पावर क्या है, ज्यादा। तो बस घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये कौन सा ग्राफ है, आइसोथर्मल का, ठीक है। और ये कौन सा ग्राफ है बताइए, एडियाबैटिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक का ग्राफ, ठीक है। क्लियर हो गया। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती। तो आपको इतना मैथमेटिक्स में अच्छा होना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं, मैथ्स वाले टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो ये एप्लीकेशन थोड़े ना बताते हैं, वो तो वाई एक्स बता के खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, और फिर बता रहा हूं फिजिक्स में कहां पर काम आएगा।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां काम आएगा? थर्मोडायनामिक्स में। कहां काम आएगा? थर्मोडायनामिक्स। अब एक आखिरी शेप और क्लास को फिर हम लोग जो है एंड करेंगे। अगली शेप होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली शेप। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली शेप, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा रिलेशनशिप कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल है x के, या फिर x स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके? y के। है जी? x स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके? y के, या फिर y स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके? x के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कैसे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस c, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस c। ऐसे जितने भी इक्वेशन होते हैं, है ना, ऐसे जितने भी इक्वेशंस होते हैं, उन सब का जो ग्राफ बनता है, उन सब का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो बनता है आपका पैराबोला। कैसा ग्राफ बनता है जल्दी बताइए? पैराबोला। ठीक है, पैराबोला बनता। बस अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है, फिलहाल आपको ये याद रखना है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? आपको ये चीज याद रखनी है कि देखिए, अगर मैं ये कहूंगा सिंगल पावर देखनी है आपको, यहां सिंगल पावर किसकी है? तो वो पेट बन जाएगा, उसका पैराबोला का पेट बन जाएगा। तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये पेट ऐसे बनाओ, ऐसे। तो ये कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कौन सा पैराबोला है जल्दी बताओ? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए, मान लीजिए इस वाले के लिए, इसके लिए सिंगल पावर किसकी है? y की। तो y उसका पेट बन जाएगा, तो टमी के अंदर डाल दो उसका। ये लीजिए, ये कौन सा ग्राफ हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay प्लस सी होगा, तो ठक 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 ऊपर जाता रहेगा वो। ये ठक ठक किधर जाता रहेगा? इधर जाता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद करनी है। ये ग्राफ कब बनते हैं? जब आपके कि किस तरह की रिलेशनशिप होती है जल्दी बताओ? जब रिलेशनशिप कैसी होती है? क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप होती है। कैसी? क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। अब जरा पहचान करो, पहचान करो, यहां पर जरा पहचान करो, ढूंढो, पहचानो, पहचानो कौन कौन सी रिलेशनशिप है, पहचान करो। एक इस तरह से हो गया, एक कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें ये वाला कलर ले लेते हैं, ये वाला। एक कलर और चेंज कर लेते हैं। पहचानिए ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ किस रिलेशनशिप को बता रहा है? पहचानिए। ये y है और ये x है। पहचान कीजिए। पहचान कौन? पहला वाला बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक, ये इधर गया, पेट के अंदर कौन जा रहा है? y। तो y की क्या होगी? सिंगल पावर। और शेप कैसी है? पैराबोला। तो इसका मतलब सिंगल ये होगा एक्स स्क्वायर
प्रोपोर्शनल टू बोलो y, या फिर उल्टा बोल दो, क्या बोल दो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहां सिंगल पावर किसकी है, x की, तो सिंगल पावर x की है तो डबल पावर किसकी होगी, y की। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये y प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, या फिर आप बोल सकते हैं ये है क्या, ये है y प्रोपोर्शनल टू रूट x। क्या है ये, y प्रोपोर्शनल टू रूट x। समझ में आ गया कौन सा ग्राफ क्या बता रहा है, समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बताओ, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ये सारे के सारे समझ में आने चाहिए आपको, सारे के सारे। क्लियर हो गया। तो आज के बाद इस बात को भूलिएगा नहीं। तो एक काम करो, मुझे एक ग्राफ तो बता दो, चलते चलते कुछ तो बताओ बाबू भाई। ड्रॉ करो एक ग्राफ, ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। चलो, काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर के। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये वेलोसिटी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सिंगल पावर किसकी है, k की। k आएगा टमी के अंदर, पेट के अंदर आ जाएगा, तो ये टमी के अंदर आएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये लीजिए ग्राफ ऐसा। तो ये किसका ग्राफ हुआ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, नहीं मोदी जी की तरह बोलते हैं, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपने पिछला लेसन मिस कर दिया है तो उसको भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैंने उसके अंदर जानकारी दी थी। तो मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए दिन, कुछ नई चर्चा। आज के लिए इतना ही।